अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आज का शो हम शुरू कर रहे हैं IMF और उसकी फिर सब कैटेगरीज़ के जो IMF की डिमांड्स हैं, ये उनको लेकर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ख़बरें चल रही हैं कि IMF ने डू मोर का मुतालबा किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप NFC को तो रिव्यू करें। हमने अब उस पर डिबेट भी चलते देखी कि मिफ्ता इस्माइल साहब तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल शुरू ही NFC अवार्ड के इजरा के बाद हुए। अब NFC हो गया या प्राइवेटाइजेशन हो गई, इसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग में आने वाले दिनों में जो भी हो सकता है वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन एक मामला उससे पहले हो गया और उस मामले को लेकर लोग अब अंगश बदंदा हैं, दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं कि आगे चलकर क्या होगा और कितने नाको चने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चबवा सकती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब पर भी हैरत। अब इरसा कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, आप तो जानते हैं कि क्या है उसकी तय में। उस पे शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जल्दी में डिसीजन लिया, पीपल्स पार्टी को उस पर दौरे पड़ गए और पीपल्स पार्टी और सिंध दोनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा आपने बाकी सूबों को भी कंसल्ट नहीं किया, इत्तेहादियों को भी कंसल्ट नहीं किया, आपने कैसे निगरान हुकूमत के दौर में होने वाले एक मुतनाज़ ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर इरसा के चेयरमैन जफ़र महमूद साहब को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, उनको आपने अपॉइंट कर दिया, आपने हमें पूछा तक नहीं। वो इस तकर्रुरी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ सबके जहनों में है कि शहबाज शरीफ साहब जो इतनी बार वज़ीर आला पंजाब रहे, मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रहे और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनको नहीं पता था कि ये इक़दाम गैर आइनी या गैर कानूनी है? बड़ी लंबी चौड़ी आपने तमहीद बादी। हाँ, वो ये कि और असली सवाल आखिर में आके फिर आपने पूछा, उसका तो एक सेंटेंस के अंदर जवाब है, मगर पहले मैं वो जवाब दे देता हूँ, फिर मैं भी लंबी बात करूँगा। अच्छा चले, बदला ले लें आप। मैं बदला लूँगा। देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो एक फ़ोन कॉल की मार है ना। किसकी? रेड लाइन। रेड लाइन। अच्छा, तो जो उनको कहा गया कि लगाएं, उन्होंने लगा दिया। तो मेरे ख्याल है उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि इरसा है क्या। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, और वो कब हुई और क्या उसके अंदर तब्दीली है, उसके पीछे क्या सोच है, और ये जो लगाया जा रहा है, इस क्यों लगाया जा रहा है, लगवाया जा रहा है जफ़र साहब को क्यों लगवाया जा रहा है। उनको तो बताया कि जी लगा दो, लगाता जी। शहबाज साहब तो बड़े बिजी आदमी है ना, तो जब फ़ोन आता है वहाँ से तो वो ही डजंट कि जी क्यों कैसे, ना ना ना, ठा करके। अच्छा, तो आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। अब आप आइए कि ये है क्या इरसा, ये है कौन साहब हैं, ये जफ़र महमूद साहब जी, किन्होंने ये फ़ोन किया और क्यों लगवाया और क्यों सॉरी करके शहबाज साहब पीछे हट गए। अब ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जी। सबसे पहले तो ये है जी कि इरसा 1991 में जी, ये एक मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अकॉर्ड करवाया था जी 1991 में और उसमें इरसा बना था फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ये एक अकॉर्ड बना था जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस के, चारों प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और सबके पास इक्वल वेट थी। और उस वक्त से आज तक ये चलता आ रहा है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं बने। अभी रिसेंटली कुछ इश्यूज़ बनने शुरू हो गए और ये कहा गया फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट कि देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ना, ये अनसाइंटिफिक लेवल तरीके के साथ हो रही है। इसको कोई साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। ये तो बैक ऑफ पीछे से ये जी इतने इधर क्यों सेक्स जाना है इतना, तो कोई टेलीमेट्री सिस्टम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, हमें पता भी हो कितना पानी आ रहा है, किधर जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो। तो एक तो इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि एक इसमें ये 4 जो कमिश्नर्स हैं इनके ऊपर भी एक चेयरमैन होना चाहिए और वो चेयरमैन जो है वो एक अलग कमेटी बनाए ऑफ एक्सपर्ट्स और उसके रिकमेंडेशंस के ऊपर फिर ये जो आगे इक़दाम करने हैं वो किए जाए। और इस ऑर्डिनेंस के तहत उनका ख्याल था कि इसको एम्पावर किया जाए कि वो जो 4 लोग बैठे हुए हैं अगर उनको ओवरराइड करके एक एक्सपर्ट कमेटी लेड बाय द चेयरमैन ऑफ इरसा वो नए इक़दाम किए जाए, ठीक है, अमेंडमेंट्स की जाए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात आई, मगर सिर्फ क्या ये टेक्निकल बात ही थी कि जी वो
पानी जो है इतना भी क्या इस्टेब्लिशमेंट को फिक्र आ गया कि पानी सही जा रहा है या पानी सही नहीं जा रहा, किसको मिल रहा है या किसको नहीं मिल रहा। तो इस्टेब्लिशमेंट का ये लेट्स नाउ शैल वी से द मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज, उनके बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं एज यू नो। तो वो उनका क्या इंटरेस्ट था इसके अंदर, बिकॉज ये तो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद द मिलिट्री वाटर सप्लाईज। आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे इंटरेस्ट हो सकता है कि जी वो कालाबाग डैम बन जाए और सो सबकी सहूलत हो जाए, मगर ये कि जी इरसा जो है इसको अब कंट्रोल किया जाए और वाटर सप्लाईज जो हैं उसके अंदर भी कोई मिलिट्री का रोल होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि वो क्या इंटरेस्ट था। तो कहा यह जाता है कि वो टेलीमेट्रिक सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज़ नाउ मेजर आइटम ऑन द एजेंडा। और ये सही है कि इस वक्त जो फूड सिक्योरिटी है वो नेशनल इंटरेस्ट में भी उसका ताल्लुक है, क्योंकि अगर आपकी जो प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है या पूरी नहीं हो रही तो जाहिर है इट्स अ नेशनल इशू। तो सब SIFC बन गई है नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, जिसके अंदर मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो फिर ये इस किस्म की चीज़ों में भी उनका दिलचस्पी होगी, फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। तो ये तो भाई ऊपर की बात, यहाँ तक तो बात समझ आती, मगर इसके पीछे एक और भी हल्की सी चीज़ चल रही है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। वो ये कि कुछ अर्सा पहले पंजाब हुकूमत ने कोई 1 मिलियन 10 लाख एकड़ के करीब ज़मीन लीज आउट कर दी है टू ए मिलिट्री एंटरप्राइज, इसका नाम है फॉनग्रो, जो कि फौजी फाउंडेशन की एक सब्सिडरी है। उसके साथ तल्लुक़ है फौजी फाउंडेशन का, जो कि वेलफेयर, आर्मी वेलफेयर के साथ जिसका तल्लुक़ है फौजी फाउंडेशन का। तो अब बात आई कि फॉनग्रो को 1 मिलियन एकड़ ज़मीन पंजाब हुकूमत ने दी है चोलिस्तान के इलाके में और फोर्ट अब्बास के इलाके में। वो सारा डेजर्ट इलाका है, वहाँ कोई पानी वानी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो आपने सुना होगा कि रिसेंटली बहुत इंटरेस्ट है कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर, कि जी जो डेजर्ट एरियाज़ हैं पाकिस्तान के उनको भी आबाद किया जाए और वहाँ भी प्रोडक्शन की जाए। तो उसमें मिलिट्री इज़ नाउ शोइंग इंटरेस्ट इन कमर्शियल फार्मिंग। उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर की है, सीड डेवलपमेंट के अंदर की है, बैंकिंग के अंदर हैं, वो शिपिंग में वो हैं, एयरलाइंस में वो हैं। तो ये भी एक एरिया था जहाँ कमर्शियल फार्मिंग बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो ये वो लैंड एक्विजिशंस हो रही हैं वाया लीसेस फ्रॉम दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और वो एक पंजाब ही है जो दे सकती है, बाकी तो देते हुए थे कोई नहीं। तो ये लेके तो उसके ऊपर डेवलपमेंट किया जाए फार्मिंग। अब यहाँ इस इलाके के अंदर कोई वो नहीं है, पानी वानी कोई नहीं है। अच्छा। तो एक ये भी था कि ये फीजिबल नहीं होगा जब तक वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। तो पानी पहुँचाने के लिए इरसा के ज़रिए कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वहाँ भी कैनाल्स जाएं और वहाँ भी पानी पहुँचे। अच्छा। तो ये इरसा सिस्टम के अंदर कोई और भी शाखें निकालनी हैं जाके पानी इन इलाकों में भी जाए और वो उनको फिर काश्त वहाँ हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिन्यूड इंटरेस्ट इरसा में आया है ये इसकी वजह से भी है कि उन्होंने ज़मीन ली है वहाँ 1 मिलियन एकर्स, जिसको उन्होंने आबाद करना है, वहाँ कमर्शियल फार्मिंग करनी है, एक्सपोर्ट करनी है आपकी, एंड सो ऑन। तो नेशनल इंटरेस्ट भी बनता है, मिलिट्री इंटरेस्ट भी बनता है, कमर्शियल इंटरेस्ट भी बनता है। पानी नहीं है तो इरसा से पानी लेना है, ठीक है। और वो पानी नहीं देंगे, जो करंट जो इरसा जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड है वो पानी नहीं देंगे आपको, बिकॉज वो कहेंगे, ये सिंध वाले कहेंगे ये हमारा पानी है, ये इधर क्यों उधर जा रहा है, पंजाब में क्यों जा रहा है, ये तो हमारा पानी कम हो गया, उधर जाना शुरू हो गया। और देखो 1 मिलियन एकड़ कोई छोटी जगह तो नहीं है। और आज अगर ये हो जाता है तो कल को कहीं और फिर इसी सिस्टम में से और भी पानी लिया जा सकता है फॉर अदर कमर्शियल फार्मिंग। ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ इस किस्म की चीज़ भी है। आगे अब आइए कि तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि करो, असी उन कुछ थोड़ी जी तब्दीली करनी है रिसर्च। ठीक है। अब जफ़र महमूद साहब को क्यों चूज़ किया? अगर करना था और एक नया ऑर्डिनेंस आपने केयर टेकर्स के ज़रिए करवाया था जो कि अंगूठा छापते, जो भी होता था अंगूठा लगा देते। अब शहबाज साहब भी कुछ थोड़े कम ही हैं, मगर वो अंगूठे ही वाली बात है। तो जफ़र साहब को क्यों लिया? आप उनको कोई समझाता कि जफ़र साहब जो हैं एक इंटेलेक्चुअल हैं, एक वापडा के चेयरमैन रहे हैं, एक राइटर हैं, जिनकी एक इंटेग्रिटी है और उनकी जो अपनी सियासी और इकोनॉमिक व्यूज़ हैं
वो छुपाते नहीं हैं, वो कॉलम भी लिखते हैं अखबारों में। उन्होंने एक किताब भी लिखी है वापडा की, वापडा कालाबाग डैम के ऊपर कि इसकी ज़रूरत है सख्त। और इनफैक्ट लोग ये कहते हैं कि अगर उनकी बात मान ली जाती तो आज इतनी बड़ा जो हमारा पावर का प्रॉब्लम है वो ना होता, मगर ये सिंध वाले और केपी वाले नहीं मानते ना, तो इसलिए कालाबाग डैम ठप हो गया। तो जफर साहब की तो व्यूज़ पता है। अब उनको आपने लगाना है तो फिर तो ये होगा। आप वहाँ आयशा को लगा देते जिसके बारे में कोई वापडा के बारे में और उन्होंने कोई कालाबाग डैम नहीं कहा, तो आयशा को अंगूठा लगवा लेंदे तुसी। जरूर तुसी जफर साहब ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ लगा के तो फिर उसके बाद छुट्टी कराती। ये कोई तरीका तो नहीं है। लेकिन ये तरीका करने पे मजबूर शहबाज शरीफ साहब कैसे हो गए? और जब आपने कहा ये नेशनल इंटरेस्ट भी है, मिलिट्री इंटरेस्ट भी है, तो नेशनल इंटरेस्ट पे तो सब एक होते हैं ना। इस पे सवाल भी आया आतिफ साहब दादू से, उन्होंने ये पूछा था कि शहबाज शरीफ साहब क्या फैसले ले रहे हैं कि पहला फैसला ये एंटी सिंध हो गया, ये सिंध और फिर मुराद अली शाह, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, क्या उनको नहीं पता ये नेशनल इंटरेस्ट है? आसिफ अली जरदारी को पता है कि प्रोविंशियल इंटरेस्ट क्या है और नेशनल इंटरेस्ट क्या है। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 2010 में 18th अमेंडमेंट की जब टेकअप किया था तो और उसके अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड भी उन्होंने किया था। 47.5% ऑफ फेडरल रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यूज जो थे जो वो जाते थे प्रोविंसेस को, उससे कबल उन्होंने वहाँ उसको 57.5% पे ले आए, बढ़ा दिया। हुकूमत भी उनकी थी, प्रेसिडेंट भी वो थे, तो उन्होंने बंदे साथ लिए और जनाब करके NFC अवार्ड अमेंड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब तकलीफ ये हो रही है कि उस वक्त तो इतनी शॉर्टेज नहीं थी पैसों की, पैसे आ रहे थे, चल रहा था मामला, तो लोगों ने कहा कर दो। पंजाब ने भी कहा यार सानू भी मिल जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। तो अब सूरत हाल ये है कि पैसे नहीं रहे गवर्नमेंट के पास, दाने मुक गए हैं। जिससे दाने मुक गए हैं तो सबसे पहले तकलीफ तो होती है फौज को, उनके बजट्स चाहिए, उनको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपने बजट्स चाहिए। हर साल 10 से 15-20% वो इंक्रीज होता है, कुछ सामने आता है, कुछ इधर से आ जाता है, कुछ इधर से आ जाता है, तो वो अब कहाँ से आएंगे पैसे? ठीक। तो ये हर जगह पे कटौतियाँ लग रही हैं जी, और वो इसलिए लग रही हैं बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को ज़्यादा पैसे दे दिए। अब मिफ्ता इस्माइल साहब भी चीख रहे हैं कि जी ये तो नहीं होना चाहिए था, और बाकी लोग भी चीख रहे हैं, कुछ इसलिए क्योंकि शायद फ़ौज को अब तो तकलीफ़ होगी, कुछ इसलिए क्योंकि वैसे ही डेवलपमेंट के लिए पैसे कम हो जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास। और तीसरा ये कि एक असेसमेंट है कि जो सिंध हुकूमत है या जो KP की हुकूमत है, वो जो पैसे उनको मिलते हैं वो सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, करप्शन में चले जाते हैं। ये भी तो इल्ज़ाम है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो, और खसूसन पीपल्स पार्टी के ऊपर और पुराने ज़माने में नून लीग के ऊपर भी। तो अब बात यह है कि एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट को अब सख्त ज़रूरत है पैसों की, और IMF भी आके ये कह रहा है, आपने IMF का जिक्र किया, IMF भी आके ये कह रहा है कि इसको रिवर्स करो जी। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस को कम पैसे दे, प्रोविंसेस को कहें खुद अपने पैसे इकट्ठे करें, टैक्स लगाएं, प्रोविंशियल टैक्सेस लगाएं, ये करें वो करें, और फेडरल गवर्नमेंट की जान छोड़ें। एक तरफ तो कहते हैं हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और पैसे दे हमें, तो ये पुराना सिस्टम वापस लेके आएँ, ये पैसे वापस करें। अभी भी ये हो ये गया है कि NFC में तो पैसे मिलते ही कम अगर ये वापस चले जाएँ, मगर हुआ ये है कि अब ये कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट कि जब तक ये NFC अवार्ड जो है इसको हम रिवर्स नहीं करते जी, तो फिर हम ये कहेंगे प्रोविंसेस को कि जो पहले आपको मिल रहे हैं 57.5%, हम तो पहले ही काट के आपको देंगे, आप रोते रह जाइएगा। आप आए हैं हमारे पास, मेरे पैसे रह गए हैं जी, जैसे आज KP वाले पहुंच गए हैं कि जी हमें पैसे हमारे आपने देने हैं। इसी तरीके के साथ वो बाकी प्रोविंसेस के जो पैसे हैं जो उनको मिलने चाहिए थे, उनमें से भी इन कटौतियाँ होनी शुरू हो गई। तो वो डिफेक्टो जो है वो उन्होंने कर ही लिया है कि पैसे कम जा रहे हैं प्रोविंसेस को। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ ये IMF और नेशनल इंटरेस्ट ये एक तरफ, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट है प्रोविंसेस का। तो अब आपने जो सवाल खड़ा किया है तो बड़ा अहम है कि एक सिंध की हुकूमत वो नहीं मानेगी इस चीज़ को, एक KP की हुकूमत नहीं मानेगी, बिकॉज दोनों हुकूमतें जो हैं वो PDM का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अगर PDM का हिस्सा भी होती तो इस चीज़ के ऊपर जरदारी साहब ने कभी नहीं मानना था। ये तो उनका एक खसूसी सिंधी नेशनलिस्ट कार्ड है जो उन्होंने प्ले किया था 2010 में, और आज तक उसकी वो क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने चालाकी ये की थी कि जब ये कार्ड प्ले किया, साथ ही साथ उन्होंने एक और कार्ड भी क्लियर कर दिया। वो ये उन्होंने अपने जो पावर्स थे प्रेसिडेंसी के 58(2)B जिसके तहत
आप गवर्नमेंट्स को डिसमिस करते थे, उन्होंने कहा जी मैं कुर्बानी करता हूं, लेट गो कर दिया, मैंने ये फेडरल गवर्नमेंट ये जो काम होता है मैंने छोड़ दिया, मगर आप प्रोविंसेस को एम्पावर करें। हुआ ये कि प्रोविंसेस को पैसे तो मिलने शुरू हो गए, मगर जो डिवोल्यूशन होनी थी मिनिस्ट्रीज की और जिम्मेदारियां की, वो फेडरल गवर्नमेंट ने की नहीं। अगर वो कर देते तो ये फिर पैसे फेडरल गवर्नमेंट के बच जाते जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज के ऊपर लगे हुए हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। डिवोल्यूशन हो गई है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डिवॉल्व हो गया है, वो अब चला गया प्रोविंसेस के पास। फेडरल गवर्नमेंट अभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बना के बैठी हुई है, पैसे वहाँ खर्च कर रही है। इस किस्म की एजुकेशन है, एजुकेशन भी सारी चली गई है प्रोविंसेस के पास। फेडरल गवर्नमेंट अभी भी हायर एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन के बजट्स, अरबों रुपए के बजट्स बना रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब है फेडरल गवर्नमेंट ने एक तरफ तो पैसे दे दिए, दूसरी तरफ अपने पैसे कम ना किए जो खर्चे थे, और ये क्राइसिस आ गई। अब फौज कहती है या अपने खर्चे कम करें और फेडरल पूल को बढ़ाएं, नहीं तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए भी पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोविंसेस तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं करती। ठीक है ना, ये तो सारी फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो इसी तरीके के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स बनने जा रहे हैं बिटवीन पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ऐसे लगता है आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे पीपल्स पार्टी ये पहले फोर्सी कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कैबिनेट से भी बचा लिया। वो IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं बन रहे, स्मार्टली वो खेले हैं अभी तक। और ये जो बातें अभी तक IMF के साथ डिस्कस हुई हैं, चाहे वो NFC अवार्ड को रिवाइज करना हो, या वो 18th अमेंडमेंट की बात हो, या वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो, इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सब पहले दिन से जानते हैं। बिल्कुल। तो इन 4 दिनों में कैसे ये कोई अप्रूवल ले या दे सकते हैं, और IMF प्रोग्राम का क्या बनेगा जब पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है ना, सपोर्ट तो चाहिए ही होगी पीपल्स पार्टी की। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के भाई लोग जो हैं वो उनको जब ये बात की जाए, गली कोई नहीं, उनकी ऐसी तैसी करेंगे जो हम कहेंगे, ये वहाँ एटीट्यूड है। अब शहबाज साहब तो कहते हैं ठीक है, मगर सरदारी साहब इतनी जल्दी जिन्होंने कहना लम्बे नहीं पै जाने, सरेंडर नहीं कर दे। ना ना ना, जरदारी साहब ने गेम खेलनी है पूरी। वो प्रेसिडेंसी में बैठ गए, उन्होंने आते सार अपना पहले उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक झलक दिखाई थी। वो झलक ये थी कि जब बजट पास हो रहा था उस वक्त PDM गवर्नमेंट का, तो उस वक्त PCB की चेयरमैनशिप का इशू बना था जी। जरदारी साहब ने कहा कि ये हम चेयरमैन लगाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि भाई मैं पैटर्न हूँ PCB का, प्राइम मिनिस्टर होता है जो भी हो, तो ये IPC मिनिस्ट्री मेरे अंडर आती है, तो हम अपॉइंट करेंगे चेयरमैन को। तो उन्होंने कहा नो सर, IPC मिनिस्ट्री अंडर द फार्मूला हमारे पास है, हमारा मिनिस्टर है मजारी साहब, हम फैसला करेंगे कि चेयरमैन कौन लगना है। और उन्होंने अपनी हाँ मनवाई, उन्होंने ज़का अशरफ साहब को मनवाया, और शहबाज साहब पीछे हट गए। वो तो एक झलक थी। तो इसका मतलब एक जरदारी सब पे भारी। हाँ, अब उन्होंने दूसरी झलक दिखा दी आपको। ठीक है, पहले उन्होंने वो दिखाई कि जी जो मैं कहना करो, नहीं तो देखो। दूसरी चीज़ ये, और उस वक्त बाय द वे दे वर नॉट इवन पार्ट ऑफ PDM, वो तो बाहर आ गए थे उस वक्त, फिर भी देखे उनका कितना था पावर। दूसरी चीज़, क्योंकि उस वक्त बजट आ रहा था ना, तो इसहाक डार साहब की टांगे कांपने टांग रही थी कि जी अब अगर पीपल पार्टी ने सपोर्ट ना किया तो क्या होगा। तो वो जनाब ये जी वो जो गड़बड़ कर रहे हैं वो तो धमकी दे रहे हैं, वी हैव टू एग्री टू व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, अब आइए आगे बात। तो जरदारी साहब ने ये पहला नई हुकूमत के साथ जैसे कहने एक पत्ता चलता है। हाँ। और उन्होंने देखा कितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर रिवर्स करवा लिया। तो आप सोचिए कि कितना पावर है। आगे आइए, नवीद कमर साहब एक ज़माने में प्राइवेटाइजेशन के हेड रहे जी। पीपल्स पार्टी की पोजीशन प्राइवेटाइजेशन से बड़ी, इसीलिए उनको लगाया था जरदारी साहब ने अपने दौर में कि कोई प्राइवेटाइजेशन वो नहीं करनी जिसके साथ पीपल्स पार्टी का नुकसान हो जाए। अब क्यों PIA के ऊपर ये अपोज्ड है टू प्राइवेटाइजेशन? PIA के अंदर ज़्यादातर जो भर्तियाँ हुई हैं वो पीपल्स पार्टी ने की हैं। अगर वहाँ 5000 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 15000 लोग हैं, इसीलिए वो लॉसेस में है। जब उसको आप कम करने जाते हैं तो अदालतों में चले जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती है, और अदालतें जो है वो साथ लेती है। जाहिर है अंडरडॉग्स, ये हमारी एक। तो पीपल्स पार्टी PIA की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है। अगर उसके साथ बेरोज़गारी होगी और पीपल्स पार्टी के लोग जो भर्ती हुए हैं वहाँ, उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने पहले ही बिलावल भुट्टो ने शोर डाल दिया था कि वी डोंट वांट द वी अपोज टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA। इसी तरीके के साथ और भी चीज़ें हैं लाइक स्टील मिल, वहाँ भी MQM के लोग भरे हुए हैं। MQM ने अपोज करनी है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मिल्स। तो ये इस किस्म की चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं इस मुल्क के अंदर, जहाँ सियासी जमातों ने भर्तियाँ की हुई हैं, जहाँ से वोट मिलते हैं उनको, जहाँ से उनके
सपोर्ट बेसिस है, और उससे मुल्क का नुकसान हो जाए मगर उनको अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करनी है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी पीपल्स पार्टी स्मूथ रनिंग नहीं होने देगी, वो नहीं इसको चलने देगी। हाँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब से काम करवा लेती है, जरदारी साहब से नहीं करवा सकती, ये समझ नहीं आ रही, किसी के लिए गर्म किसी के लिए नरम। तो अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब से काम करवाना है, ठीक है ना, आप यही तो कह रही है ना जी, तो फिर वो कैसे करवाएंगे? कैसे? अब इस्टेब्लिशमेंट भी तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। इस्टेब्लिशमेंट तो कल अगर चाहे तो ये जरदारी साहब का सारा महल उल्टा सकती है, मगर और उनके पास तरीके हैं, अभी भी केसेस चल रहे हैं। अब वो और बात है कि प्रेसिडेंसी जो है वहाँ इस्तिस्ना होता है उनको, मगर ये बाकी लोग तो बैठे हुए ना बाहर। और याद आपको रहे, एक बात कभी मत भूलिएगा कि यही इस्टेब्लिशमेंट है जिसने नवाज शरीफ के दौर में पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी कर दी थी सिंध के अंदर। और वहाँ है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक पेपर लिखा था जो कि फिर उस वक़्त के जो डीजी रेंजर्स थे बिलाल अकबर साहब, उनके हवाले किया गया कि 200-250 अरब रुपए की करप्शन हो रही है सिंध गवर्नमेंट के अंदर, और वो कह रहे हैं कि ये पैसा जो है इवेंचुअली टेररिज्म की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको रोका जाए। और फिर जरदारी साहब और उनके करीब साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको किसी को पकड़ दकड़ हुई, कोई भाग गए और चीखें निकल गई थी जरदारी साहब की हुकूमत की उस वक्त। तो बात यह है कि वो तो जब चाहें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इतना पावर है एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन अभी चाह नहीं रहे। तो अभी मेरा ख्याल है ये जरदारी साहब को भी इस बात का पता है, कुछ कशमकश होगी। उस कशमकश के अंदर जरदारी साहब क्या देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को और क्या लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, शहबाज शरीफ साहब को बाद में पता चलेगा कि उनके साथ हाथ हो गया कि वो एस्टैब्लिशमेंट से क्या लेके एस्टैब्लिशमेंट को क्या देंगे, और उसका नुकसान जो है वो शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम गवर्नमेंट का हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जरदारी साहब ने तो कह दिया है कि मैंने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। और अगर उन्होंने इस वक्त नूंगली के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई तो जरदारी साहब को भी इशारा समझ आ जाएगी। तो अब आगे देखें कि ये जो कशमकश अब शुरू हो गई है, ये दरअसल कशमकश शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है जरदारी साहब की, ये लेन देन है, ये डील मेकिंग है, ये रेजिस्टेंस जो है इट इज़ ओनली ऑन द सरफेस, अंदर से डीलें करनी है। और क्या पता आपको कल को कोई ऐसा इरसा का चेयरमैन लग जाए जो कि एक्सेप्टेबल हो जरदारी साहब को और सिंध को, जो कि इनके तहफ़्ज़ात हैं वो करके, और जो फ़ौज को जो चीज़ें चाहिए वो भी उनको मिल जाएं, चोलिस्तान भी आबाद हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ये समझता हूँ अभी आप देखते जाएं गेम कैसे चलती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हर मामले की तह में कई मामले होते हैं जिनका अभी अहाता किया सेठी साहब ने। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। 2 हफ्तों के मुलाकातों पे पाबंदी लगी इमरान खान साहब की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब सी खलबली मची है, हलचल, फॉल्ट लाइन सामने आ रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि असल स्पोक्स पर्सन ऑफ इमरान खान है कौन। हमने कल भी यहाँ शो में बात की और आपने उस पर एनालिसिस ये दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते जाते सुन्नी इत्तेहाद का टर्न क्यों लिया। शेर अफजल मरवा साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी ने ये 2 बड़ी गलतियाँ की, एक बल्ले वाले मामला और एक ये रिजर्व नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद से के पास जाने का मामला। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त चल क्या रहा है? लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जब पार्टी इस किस्म के सिचुएशन में हो जहाँ उनका लीडर जो है वो जेल में हो और उनको सिर्फ एक किस्म के लोग मिल सकते हैं, दूसरे किस्म के नहीं मिल सकते। आजकल तो सिर्फ वकला आज़ाद मिल सकते हैं ना, और बाकी जो सियासतदान है वो तो नहीं मिल सकते। और ये इस पार्टी के अंदर ये भी तो इशू बन गया ना कि एक तरफ खान साहब ने जो वकीलों को, वकला आज़ाद को जो शोहरत दी है कि जी इनके साथ आपने आगे बढ़ना है, तो वो एक तरफ ये है और एक तरफ पार्टी के सियासी लोग हैं। अब वो जो वकील लोग हैं वो आके जो बात करते हैं तो क्योंकि वही है इस वक्त, वही मिल रहे हैं, वही बात करते हैं। अब तो इसमें रिजेंटमेंट हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है। अब बात यह है कि सियासी लोगों में और वकला आज़ाद में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जो सियासी लोग हैं उनमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े इतने नहीं करने चाहिए, किसी तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ रास्ते खुलने रखने चाहिए। अगर हम पहले भी तो हमने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए थे, ये भी तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए हैं हमें निकाल के, तो हमें फिर से अपनी ओपनिंग्स रखनी चाहिए, क्योंकि इनको किसी वक्त इनकी आपस में लड़ाई फिर हो जाएगी और फिर इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी कोई एंट्री रहनी चाहिए। एक तो ये लोग हैं कि दूसरे वो लोग हैं कि नहीं अब हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हो गए, हमारा नया बयानिया है, हम तो देखे भी नहीं जा सकते कि हम कोई मुज़ाकरात करें या इस किस्म की बात करें।
खान साहब ने क्या किया है कि जो लोग अपॉइंट कर दिए हैं वो मुज़ाकरात वाली लॉबी अपॉइंट की है। अब देखिए ना, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है, तो वो तो ही इज नॉट अ हार्ड लाइनर, ठीक है ना। गौहर साहब क्या है, ही इज नॉट अ हार्ड लाइनर, सॉफ्ट स्पोकन है वैसे भी। अली जफर साहब को लगाया था, ही इज नॉट अ हार्ड लाइनर। आप समझ रहे हैं, जो हार्ड लाइनर है वो सिर्फ गंडापुर है, उसको केपी में रखा है। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ बातचीत होती है वहाँ हार्ड लाइनर कोई नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। खान साहब ने भी तो चुन के रखा है ना, क्योंकि जब नेगोशिएशन करनी होती है तो हार्ड लाइनर भी चाहिए आपको और सॉफ्ट लाइनर भी चाहिए। सॉफ्ट लाइनर जब नेगोशिएट करते हैं कहते हैं हम क्या करें, बड़े हार्ड लाइनर है पीछे, कुछ हमारी हेल्प करें ना, वो देखें ना, हमें चलने नहीं देंगे। हाँ, तो वो उनको भी रखना पड़ता है। ठीक। तो और इधर बात करने के लिए सॉफ्ट लाइनर्स भी होते हैं। तो खान साहब दोनों गेम्स खेल रहे हैं। एक तरफ वो उन्होंने टॉक्स का रूल आउट नहीं किया और बयानबाजी भी ऐसी है कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, यू टर्न लेते रहते हैं। तो और अब आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं 2 गलतियां हुई हमसे जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ। अब उन गलतियों का जिम्मेदार कौन है, वो फैसले किसने लिए? क्योंकि कहा जाता है कि पार्टी में फैसला एक ही बंदे का चलता है। ये गलत है। मैं आपको बताऊँ, PTI का हाल ये है कि उनको ये नहीं पता कि ये खान है या ये खान है, इधर से पकड़ना है या इधर से पकड़ना है। इतनी डिवीज़न है और इतनी आप समझें कि लैक ऑफ लीडरशिप है। कोई एक दूसरे को नहीं मानता, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, को अपने अपने फ्यूचर बना रहे हैं, अपनी अपनी लाइनें चला रहे हैं वहाँ। ये जो है ना, ये कि जी पहले ये फैसला हुआ और फिर ये हुआ, वो खान साहब अंदर बैठे हुए हैं वहाँ, जो जाके उनको कहता है कि जी हम इसके साथ इत्तेहाद कर लें, बल्ले के साथ कर लें, कोई कहता है बैट्समैन के साथ कर लें, कोई कहता है कि नहीं उस फलानी, उनको जो आखिरी बात होती है वो कहते हैं हाँ ठीक लगता है कर लो। उनको तो ये चाहिए कि आगे बढ़ें, हम कुछ ना कुछ तो करें। और जितने लोग जाके उनको बताते हैं वो हर चीज़ पे हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो आखिरी बात सुनते हैं ना उसी पे वो बैठ जाते हैं, अगर उसके बाद कोई और बात आ जाए तो फिर उस पर बैठ जाते हैं। कानों के बहुत कच्चे हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। रेजिस्टेंस वो काम आ गई है ना अब, रेजिस्टेंस, मगर पहले रेजिस्टेंस थी वो गले पड़ गई, छुट्टी हो गई ना उसमें, तो बैड स्ट्रेटजी। मगर इन हालात में उनकी वजह से नहीं, PDM की वजह से, इनकी गलत स्ट्रेटजी की वजह से खान साहब फिर जिंदा हो गए, PTI फिर जिंदा हो गई। नहीं तो ये गए थे अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते तो अब बात ये है कि यहाँ कोई एक बंदा नहीं है, सब अपनी अपनी लाइन चला रहे हैं। किसी ने एस्टैब्लिशमेंट से लाइन खोली हुई है, किसी ने नहीं खोली हुई, और सब जो हैं वो कभी इधर फटकते हैं, कोई इधर फटकते हैं। आजकल सिर्फ वकला हज़रात मिल रहे हैं और वो आके वही बात करते हैं जो कि वो करके आते हैं खान साहब के साथ। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है कि कोई साजिश हुई है। ये शेयर इनकॉम्पिटेंस, शेयर स्टुपिडिटी, शेयर डिविजन्स, कोई सियासी शऊर नहीं है, कोई एक्चुअली लीडरशिप नहीं है इस वक्त। जो रोड़ा मारो तो एक लीडर निकल आता है, तो और वो आपस में जो है वो कभी बैठते नहीं है, कोई स्ट्रेटजी बनाते नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये नहीं है कि जी किसी ने फैसला किया। अब ये मरवत साहब क्या कह रहे हैं, पता किया जाए किसने ये फैसले किए। वो पाजी दसो ना कितने कितने, पता ये लगेगा कि जिसने ये फैसले किए हैं वो नॉन एंटिटी निकला है, वो गायब भी हो गया, बंदा ही कोई नहीं है, वो बंदे ही गायब हो गए हैं। उस वक्त उनकी अहमियत थी, अब नहीं है। अब देखिए ना, पहले इन्होंने ये फैसला किया कि वो बैट्समैन वाली पार्टी के पास जाना है, क्या नाम था, नजरियाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। हाँ, वो पहले उधर जाना है। फिर खान साहब को किसी ने कहा, उन्होंने कहा कर दो। किसी ने जाएगा वो तो 1 मैन पार्टी है, तो डाले हो तो कोई पता नहीं, वो तो तकड़ा आदमी नहीं है। खान साहब ने कहा हाँ उसको तो एक चपेट पड़ेगी तो फारग हो जाएगा। तो वो यही हुआ, वो उसके ऊपर उसको ले गए। एक दिन वो गायब हो गया 6 घंटे के लिए, वापस आया तो उन्होंने कहा सॉरी, तो मैं दौड़ गया। वो खान साहब वाज राइट। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, वहाँ वो शिया वाला इश्यू बन गया। ओहो नहीं, अब जिन्होंने कहते ना पछता रहे नहीं। फिर उसके बाद चले गए इधर, इधर चले गए। अब वो साहब जो है उस पर भी पछता रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए जाके। और वो साहब कहते हैं कि मैं अगर बात करूँ, क्या नाम है उनका, तो हामिद रजा, साहिबजादा हामिद रजा, साहिबजादा साहब कहते हैं कि अगर मैं मुंह खोले तो फिर दसांगा करते की पहले। तो ये PTI का हाल है। इट वॉज ऑलवेज ए मूवमेंट, इट वॉज नेवर ए पार्टी। ये मैं कब से कह रहा हूँ कि मूवमेंट में और पार्टी में फ़र्क होता है। खान साहब ने पार्टी बनाई नहीं, खान साहब ने एक मूवमेंट बनाया। खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट कहती रह गई कि पार्टी बनाओ। पार्टी बनती तो इलेक्शंस भी होते, पार्टी बनती तो गलियों में, कूचों में, हर जगह पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती। राइट, ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स बेसिकली। आपने जब अगर 30 साल से पीपल्स पार्टी 3 साल से पार्टीज बनी हुई, हर जगह पे उनके शाख। यहाँ तो एक अवाम है, उनको खुद नहीं पता कि
कि पार्टी क्या है, मैं ना पता कैसे इमरान खान के पीछे हैं। इसीलिए 2013 में मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को कहा कि ठीक ठाक पार्टी बनाओ, तकड़ी करो, इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ठीक है। खान साहब ने कोई पार्टी वार्टी कोई नहीं की। इनके जो इलेक्शन भी हुए उसमें भी लड़ाई झगड़े हो गए, आपको याद होगा। पार्टी जस्टिस वजी उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया वो वहीं रहे, वजी साहब की छुट्टी हो गई। ठीक है। और तो मैं ये कह रहा हूँ खान साहब ने हमेशा मूवमेंट लीड की है, पार्टी नहीं लीड की। इसीलिए अगर खान साहब को खुदा ना खासा कुछ हो जाता है तो कोई इस मूवमेंट का ना सर होगा ना पैर होगा, एक जज्बा होगा, एक सोच होगी, मगर कोई लीडर नहीं होगा। और अभी भी यही प्रॉब्लम है कि देयर इज नो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। खान साहब की मुलाकातों पर जो 2 हफ्ते की पाबंदी है उसमें सिचुएशन वैसे ही सामने आ रही है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, बड़ा ही अच्छा सवाल है। अच्छा। ज़हीर अहमद साहब फैसलाबाद से जानना चाह रहे हैं, फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ ले मैन, क्या है वो? जी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से बेहतर तौर पर चलाई जा सकती है? काइंडली ज़रा हमें ये आम फहम दिमाग को समझने के लिए ज़रा ये हमें बता दें कि ये जो हमारे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो किस तरह मुमकिन है? बताएं सेठ साहब। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बनाना चाह रहे हैं आप? हो सकता है। हाँ, तो बात ये जी कि एक तरफ तो बहुत आसान काम है, दूसरी तरफ बड़ा मुश्किल काम है। क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, दो फ़र्क चीज़ें। सबको पता क्या होना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। अगर आप कहें तो मैं दोहरा दूं क्या होना चाहिए। क्विकली इस मुल्क के अंदर हुक्मरान तबका जो है उसके 6 शाखें हैं। मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ताजर, सरमायादार और ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार। ये 6 तबके हैं या ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। ठीक। हफीज़ पाशा साहब हमारे एक बहुत अहम इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी थे, हम इकट्ठे कॉलीग्स भी थे। वो एक दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने थे, मगर उसके बाद उनको कभी नहीं इनवाइट किया गया। क्यों? वो रिसर्चर है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसका आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि 4,500 अरब रुपया, कितना? 4,500 अरब रुपया। ये सिर्फ 3, ये जो 6 तबके मैंने बताए ना, इनमें से 3 तबके ऐसे, अब छोड़ दे कौन से, कि ये सब्सिडीज़ के तौर पे और स्पेशल प्रिविलेजेस के तौर पे ये हज़म कर लेते हैं आपके सारी रेवेन्यू, ये जो खा जाते हैं। तो बाकी बचता तो क्या नहीं है? तो मिलेगा क्या गवर्नमेंट को? हाँ। तो 4,500 अरब रुपया अगर ये ना खाएं तो आवाम के लिए कुछ बच जाएगा ना, कुछ हो सकेगा ना। सिर्फ उन्होंने एक बात ये कही है कि जी ये पार्लियामेंट के अंदर ज़मींदार बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, लैंडलॉर्ड्स, 10-10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। वो कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ज़मींदार हैं उनमें से सिर्फ 1%, अगर 100 हैं तो उनमें से एक जो है वो 23 से 25% सारी ज़मीन का मालिक है। अगर ज़मीन इस तरीके से बांटी हुई है और मलकियत है तो आपका क्या ख्याल है उस ज़मीन से जो सरप्लस मिलता है, जो प्रॉफिट मिलती है, वो किसकी जेब में जाती है? आवाम की जेब में तो नहीं जाती। हाँ। तो अब बात यह है कि मैं इसके ऊपर बहुत लंबी बातें भी कर सकता हूँ मगर मोटी बात ये याद रखें कि 4,500 अरब रुपया अगर ये चोरी ना हो या ये सब्सिडीज़ ना हो या कंसेशंस ना हो या फैसिलिटीज़ ना हो या टैक्स कंसेशन, बहुत सी कंसेशन है। ताजर हजरात नहीं देते टैक्स, ठीक है। आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है वो सारी लॉस में जा रही हैं क्योंकि वहाँ मुलाजमतें हैं और जो कि नाजायज़ हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी तौर पे ये ऐसे काम हो रहा है। इसी तरीके के साथ मिलिट्री बजट है, ठीक ठाक किस्म का मिलिट्री बजट है। इसी तरीके के साथ ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जब हम कहते हैं कि इनको मोनेटाइज कर दे, वो मोनेटाइज नहीं हो पाते। और वो कहते थे हम तो 2.5 लाख रुपए लेते हैं, जब कैलकुलेट करें तो पता चलता करोड़ों में उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अब ये बताएं, ये GOR और ये MAO गार्डन्स और ये इस किस्म की जो स्कीम्स है लाहौर में और जो लाहौर का गोल्फ क्लब है, ये सारी जो है ये लीसेस के ऊपर मिली हुई हैं सस्ते भाव पे। ये आज अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और इन साहब जो वहाँ ये लोग बैठे हुए, इनको कहा जाए कि आप अपना गोल्फ कोर्स जो है 20 मील दूर ले जाएं और ये जगह जो है ये कमर्शलाइज़ की जाए, तो आप सोचिए गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट को कितनी रेवेन्यू मिलेगी।
मगर सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो हुक्मरान तबके के लिए बने हुए हैं। तो वो हुक्मरान तबका अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़े? इसी तरीके के साथ ये जियो आ रहा है, यहाँ अगर आप इसको कमर्शलाइज कर दें और ब्यूरोक्रेट्स को कहें जाएँ जाके रायविंड के अंदर आपके लिए हम घर बना देते हैं, वहाँ जाएँ, अब तो बस भी चल पड़ी है, तो आपका ख्याल है ये होगा ऐसे? तो जो IMF सजेस्ट करता है रिफॉर्म्स आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑब्वियसली और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करता है, क्या वो नहीं जानता कि ये आपके मसाइल की जड़ है और वो नहीं कहता कि आप इनको रेक्टिफाई? बिल्कुल वो कहता है, वो बिल्कुल कहता है कि ये सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं, ये जो फैसिलिटेशंस हैं, ये जो सब्सिडीज आप दे रहे हैं इधर से हुक्मरान तबके को, इसको खत्म करें। फिर क्या करते हैं? तो ये नहीं करते ना, तो करते क्या है ये कहते हैं अच्छा जी आप ये बताएं कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है, तो हम कर देते हैं आपको इधर से उधर से। पहले तो ये कर्जे लेके वो पूरे करते रहे, अब ये क्या कर रहे हैं कि वो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे। आयशा तुम्हारे ऊपर जो इस वक्त टैक्स लग रहा है तुम्हारी तनख्वाह के ऊपर, वो बढ़ जाएगा अब, ठीक है, मेरे ऊपर नहीं बढ़ेगा बिकॉज मेरा टैक्स ब्रैकेट में भी मैक्सिमम है, तुम अभी मैक्सिमम में नहीं पहुंची हो। मगर जो 50,000 रुपए ले रहा है बेचारा, जिसके घर के बिजली के बिल 50,000 से ज्यादा आ रहे हैं, जो यहाँ 50,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स वो कहते हैं 2.5% है, वो भी बढ़ाएं। जो लाख रुपए आए जिसके ऊपर, उसको भी टैक्स कहते हैं बढ़ाए, तो वो कहते हैं और कोई चारा नहीं है। ठीक है, यानी तो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, ताजर नहीं दे रहे, लैंडलॉर्ड्स नहीं दे रहे, ठीक है, और भी बड़े इदारे हैं जो खा पी रहे हैं, जी। तो उनके ऊपर क्यों नहीं लगाते? तो ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं, मगर क्या ये होगा? मुश्किल है। हमेशा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर होगा। देखिए ना, ये जो बिजली का बोझ है ये आवाम के पड़ता है ना, बिल्कुल। अभी जो गैस का बोझ है, पेट्रोल का बोझ है, ये सबसे आसान बात है कि ये टैक्स लगा दे, बिकॉज मजबूरी है, हर एक की मजबूरी है। जिसको 50,000 भी तनख्वाह मिलती है उसकी भी मजबूरी है कि उसने पेट्रोल भी लेना है अपनी मोटरसाइकिल के लिए, रिक्शे पे भी बैठना है, बस में भी जाना है, पेट्रोल चाहिए। इसी तरीके से बिजली, अगर वो एक पंखा भी घर में चलना है तो बिजली चाहिए। तो अब ये वो है जहाँ कोई मजबूरी है, लोगों को देना पड़ता है, ठीक है, अगर उनकी चीखें निकलती हैं। बिल्कुल ठीक है। डायग्नोसिस इकोनॉमी के हवाले से बहुत अच्छा, बहुत सी बात है, पूरा लेक्चर आपको दे सकता हूं। लेकिन जो आपने वन लाइनर पहले ही बता दिया, मेरा ख्याल है उसको अगर आप सारे मसले को समझना चाहते हैं तो बस कैसे ये हल होगा, ये हल उसी वक्त होगा कि जो लोग इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के इदारों को, वो वॉलंटरी कर दे तो हो सकता है, वरना आज तक तो हो नहीं सका कि क्लिप किया जा सके। इसी किस्म की सूरत में इनकलाब आते हैं। इनकलाब आते हैं। चले ठीक है, इसके साथ ही चाहेंगे इजाजत।